और बच्चों कैसे हो। मैं अभिषेक स्वामी स्टडीग्राम के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज साइंस की पहली क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, मानव आकार की। पहले तो इसके बेसिक की चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे मानव आकार की ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे अपन पाचन तंत्र का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में पढ़ेंगे अपन की पाचन के लिए कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां महत्वपूर्ण होती है, कौन कौन से उनसे जूस स्रावित होते हैं, इन सभी की चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे पाचन तंत्र के अंदर। सेकंड नंबर पे अपने पास में है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित अपने पास में कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल। पोषण की चर्चा करेंगे, उसके अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण मिनरल्स, विटामिन्स और जल यानी वाटर, इन सभी की डिस्कस करेंगे अपन। और देखेंगे कि पर डे के हिसाब से कितना कार्ब लेना चाहिए, कितनी वसा की आवश्यकता होती है, कितना प्रोटीन अपने को डेली रूटीन में चाहिए होता है, आर्टिफिशियल प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, बीएमआई क्या होता है, ओबेसिटी कैसे निकाली जाती है, उस सभी की चर्चा अपन इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। थर्ड अपने पास में है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर अपन देखेंगे कि मनुष्य श्वसन किस प्रकार करता है, कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं, और इन सभी की चर्चा अपन इसके अंदर कर लेंगे। लंग्स किस काम में आते हैं, फेफड़ों का कार्य और सभी की चर्चा इसमें करेंगे। फोर्थ नंबर पे अपने पास में है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें अपन देखेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त का निर्माण कैसे होता है, रक्त के कार्य क्या होते हैं, सभी की चर्चा करेंगे। उसके साथ ही इसके अंदर एक दूसरा टॉपिक हार्ट यानी हृदय का देखेंगे कि हृदय कैसे पंप करता है, कैसे ब्लड का शुद्धिकरण करता है, कैसे इसकी दोहरी संरचना होती है, सभी की डिटेल में चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे। फिफ्थ नंबर पे अपने पास में पॉइंट है तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में, कैसे मस्तिष्क अपने पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है, मेरुरज्जु क्या उपयोगी होता है, उन सभी की डिटेल में चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे। सिक्स नंबर है अपने पास में जनन तंत्र, कि मनुष्य किस प्रकार अपना जनन करते हैं, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और उनके अंगों के बारे में डिटेल चर्चा इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। 7 नंबर पे अपने पास में है मानव रोग, कि मनुष्य में किस प्रकार के रोग कैसे होते हैं, कैसे विषाणु जीवाणु ये सभी मानव को प्रभावित करते हैं और उसे रोगी बनाते हैं, सारी डिटेल में चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे। उसके बाद में अपन डिटेल से चर्चा कर लेंगे उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे महत्वपूर्ण जैसे अंग होता है, किडनी के बारे में, वक्र जो होता है अपने पास में उसकी चर्चा करेंगे कि किडनी कैसे रक्त को फिल्टर करती है, सभी की चर्चा अपन उत्सर्जन तंत्र के अंदर देखेंगे। उसके बाद में देख लेंगे आनुवांशिकता को, कि हेरिडिटी क्या होती है, और साथ ही देखेंगे कि अनुवांशिक रोग क्या होते हैं, इन सभी की चर्चा अपन इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो ये तो रहे मानव आकारिकी के मेन भाग जिनकी चर्चा अपन डिटेल में करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक मेरे को लगा तो वो भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो इन सभी की डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। आओ बच्चों, मानव आकारिकी का पहला टॉपिक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा लेते हैं। पहले तो देखो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, पाचन और तंत्र। इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं कि तंत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। देखो शरीर की मूलभूत इकाई होती है अपने पास में कोशिका यानी सेल। कोशिका से मिलकर बनते हैं उत्तक यानी टिश्यू, और उत्तकों से मिलकर बनते हैं अपने पास में अंग, और अंग मिलकर ही एक पूरे क्या करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कभी भी तंत्र वर्ड यूज किया जाए तो उसका मतलब सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं होगा, उसके अंदर अंग, उत्तक और कोशिकाएं भी क्या होती है, शामिल होती है।
तो ये तो रहा तंत्र का मतलब। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तकों से अंग, और अंग से मिलकर क्या क्या बनता है, एक तंत्र बनता है। ये तो हो गई तंत्र की बात में। अब मैं बात करता हूँ पाचन की, कि पाचन क्या होता है। तो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास में कोई एक रोटी है, जैसे कोई रोटी का टुकड़ा है मेरे पास, एक पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा है मेरे पास। अब क्या होगा इस अवस्था में, ये क्या है, जल में अघुलनशील है, यानी जल में घुलेगा नहीं। और क्या है, इसकी जो संरचना अपने पास में जटिल है, आड़ संरचना है इसकी। अब ये क्या होगा, एक तो जल में अघुलनशील है और है जटिल अवस्था में। तो क्या होगा, जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, इसको अवशोषित नहीं करती है, अवशोषित नहीं करती। अब बॉडी इसको अवशोषित ही नहीं करेगी तो इससे ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो यानी इस रोटी के टुकड़े से अपने को ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। तो ये भोजन अपने किस काम का, कि जिससे अपने को शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, तो इस प्रोसेस को अपन पाचन नहीं कहेंगे। तो होगा क्या, अगर जैसे इस रोटी के टुकड़े को टिनी पार्टिकल्स यानी छोटे कणों में तोड़ दिया जाए, तो यहाँ लिख देता हूँ, छोटे कणों में तोड़ने पर, मैंने इसको छोटे कणों पर तोड़ दिया। अब क्या होगा, ये होगा जल में घुलनशील हो जाएगा, जल में घुलेगा। और साथ ही क्या होगा, इसकी जो जटिल संरचना थी वो भी क्या बन गई, सरल, जब मैंने उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब क्या करेगा, जो अपनी पास बॉडी है, जो शरीर है, इसका क्या कर लेगा, अवशोषण। बॉडी जो है इसको अवशोषित कर लेगी। अब बॉडी ने अगर इसको अवशोषित कर लिया तो इससे अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी यानी ऊर्जा मिलेगी। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। फिर से सुनिए, कोई जैसे रोटी का टुकड़ा था, अभी जल में अघुलनशील है और जटिल अवस्था में है, तो क्या करेगा, शरीर इसको अवशोषित नहीं कर पाएगा और इससे अपने को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस प्रोसेस को अपन पाचन नहीं बोलेंगे। रोटी के टुकड़ों को अगर मैंने छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा तो क्या हुआ, जल में घुलनशील बना और सरल अवस्था में आया। तो क्या करेगा, शरीर इसको अवशोषित कर लेता है और इसी से अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाचन। अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल में अघुलनशील और जटिल संरचना को जल में घुलनशील और सरल संरचना में तोड़ा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पाचन। फिर से रिवाइज करता हूँ कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल में अघुलनशील और जटिल संरचना के भोजन को जल में घुलनशील और सरल संरचना के भोजन में बदला जाता है, उसे अपन कहते हैं पाचन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये तो सर एक भौतिक अवस्थाएं होती है अपने पास में, सुना होगा सबने कि भौतिक अवस्थाएं होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, क्या ये सभी के लिए लागू होगा? देखो, इन भौतिक अवस्थाओं का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बात ये होती है कि आप किसी भी सब्सटेंस यानी तत्व को उसके छोटे पार्टिकल्स में तोड़ो, तभी वो आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। अगर जैसे मैं बात करूँ द्रव के रूप में बात करूँ, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज शरीर द्वारा अवशोषित डायरेक्ट होता है क्या, मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ले लिया जाता है क्या ग्लूकोज को? नहीं, उसको भी क्या करता है, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है। तो यानी क्या होती है, बॉडी जो भी होती है उसकी जटिल संरचना को अपने को सरल में तोड़ना ही पड़ता है, उसी से अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मैं एक सेकंड के लिए बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार उतार लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अपने पाचन तंत्र में पाचन की परिभाषा देखी, ये पाचन की परिभाषा क्या होती है और तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, पाचन और तंत्र इन दोनों को समझ लिया। अब पाचन तंत्र के अपन भागों की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। देखो, पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके पास में होगा आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल, और सेकंड अपने पास में होगा पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये हो गया आपके पास में इसका सेकंड भाग। अब आहार नाल में कौन कौन से भाग आएंगे अपने पास में? पहला आएगा मुगुआ, बक्कल कैविटी। सेकंड अपने पास में होगा ग्रसनी यानी फेरिंग्स। थर्ड जो होगा ग्रासनाल, इसोफेगस। फोर्थ नंबर पे अपने पास में होगा आमाशय यानी स्टमक। फिफ्थ नंबर पे अपने पास में होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और छठे नंबर पे अपने पास में होगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और 7 नंबर पे अपने पास में होगा मलद्वार, एनस। ये हो गए आपके पास में आहार नाल के पॉइंट की बात में। अब पाचन ग्रंथियां में कौन कौन सी होगी?
लार ग्रंथि जो मुख में होती है, दूसरी अग्नाशय आमाशय के नीचे होती है, तीसरी यकृत राइट हैंड साइड में होती है आमाशय के। तो ये तो देखिए पाचन तंत्र के भागों की बात। फिर से रिवाइज करता हूँ, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल और पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनके 7 पॉइंट ये मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। ये तो हुई पाचन तंत्र के भागों की बात। अब इन भागों की बात मैं आपको डायग्राम से इंडिकेट करता हूँ, तो एक बार इसको देख लीजिए आप, उसके बाद मैं डायग्राम से इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब देखते हैं कि पाचन तंत्र को डायग्राम से देखते हैं, इसके सभी भागों को। पहला भाग मैंने बताया था आहार नाल का, उसके सभी भागों को पहले देखते हैं। ये है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे एक मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बनाई है, उसमें सबसे पहला भाग जो पाचन का होता है अपने पास में कौन सा होता है, मुख गुहा। ये वाला जो आगे का भाग है वो कौन सा हुआ, मुख गुहा। सेकंड जो आहार नाल का जो ये वाला भाग होता है वो क्या छोटा सा भाग होता है, वो क्या होती है, ग्रसनी। डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे, अभी बस आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में कैसे ये अपने बॉडी में फिक्स होते हैं। सबसे पहला मुख गुहा, सेकंड नंबर पे अपने पास में ग्रसनी। ग्रसनी से एक पाइप नुमा संरचना जाती है, उसको बोलते हैं अपन ग्रासनाल इसोफेगस। अब ये ग्रासनाल ऐसे गई, अब यहाँ पर एक जेनुमा आकृति है, ये जेनुमा आकृति अपने पास में होती है आमाशय यानी स्टमक, ये यहाँ पे हो गई। अब ये जेनुमा आकृति एक पाइप के रूप में फिर आगे जाती है, और यहाँ से जो पाइप स्टार्ट होता है वो अपने को कहलाती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन। ये कैसे जाती है, देखिए ऐसे गई। ये उलझी भी जो आप संरचना इसके अंदर देख रहे हो वो सारी किसकी है, छोटी आंत की है। घूमते घूमते छोटी आंत यहाँ जुड़ेगी, ठीक है। अब ये जो इतना छोटा सा ये भाग है, इसको बोलते हैं क्रमी रूप परिशेषिका यानी अपेंडिक्स। इसका क्या यूज़ होता है, वैसे तो अपने बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। फिर यहाँ से जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये ब्लैक वाला, यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक ये सारा जो पोर्शन अपने पास में है, ये है बड़ी आंत का यानी लार्ज इंटेस्टिन का। यहाँ पर लास्ट में जाकर के आहार नाल का अंतिम भाग ये मलद्वार खत्म होता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिवाइज करता हूँ आपके लिए। मुख गुहा फर्स्ट, सेकंड नंबर पे ग्रसनी, उसके बाद में ग्रासनाल, चौथा नंबर आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलद्वार। ये तो हो गए आपके पास में, यहाँ से लगा करके यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन आहार नाल। और ये भाग किसका है, पाचन तंत्र का है। अब पाचन ग्रंथियाँ देख लेते हैं। पहली ग्रंथि देखी थी अपन ने लार ग्रंथि, वो कहाँ होगी आपके पास में, मुख गुहा में। सेकंड ग्रंथि देखी थी अपन ने अग्नाशय, आमाशय के जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं वो कौन सी हो गई, अग्नाशय ग्रंथि, सॉरी अग्नाशय। थर्ड नंबर पे देखी थी यकृत, आमाशय के इस तरफ ये जो आप आकृति देख रहे हो ये क्या है, यकृत। इसके नीचे एक छोटी सी संरचना और होती है, ये वाली, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं आपके लिए, ये पित्ताशय। इनकी भी चर्चा डिटेल में अपन करेंगे। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी, लार ग्रंथि कहाँ, मुख में। आमाशय के नीचे ये वाली ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय। और इस तरफ ये जो ग्रंथि देख रहे हो वो यकृत। और इसके नीचे एक छोटी सी संरचना, वो कौन सी हो गई, ये जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ी सी, ये हो गई अपने पास में पित्ताशय। तो ये तो हो गया पाचन तंत्र का डायग्राम परफॉर्मा। इसके मैंने आपको भाग बता दिए, ग्रंथियों के बारे में बता दिए। अब सिंगल भाग की अपन चर्चा करते हैं डिटेल में, तो इसको एक बार आप देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक एक टॉपिक की अब चर्चा करूंगा विस्तार में, देख लीजिए इसको। आओ बच्चों, पाचन तंत्र के प्रत्येक भाग की डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा था अपने पास में, मुख गुहा, बक्कल कैविटी। इसके कार्य देखते हैं, देखो क्या क्या इसका कार्य क्या होता है और क्या। मुख गुहा में जो कार्य पहला सम्मिलित क्या होता है, एक तो भोजन को पीसना, और इसी स्थान पर इसमें क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है। भोजन को पीसना और लार मिलाना, ये सारा काम किसके अंदर होता है, आपके मुख गुहा के अंदर होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से होता है, मुख से। मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, पाचन प्रारंभ होता है, ठीक है। यानी अगर मिसलेनियस अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से होगा, मुख से ही प्रारंभ होगा। कितना प्रतिशत होता है, 30% होता है। आंशिक पाचन होता है और कितना प्रतिशत होता है, 30%। आंशिक पाचन होगा और कितना, 30% होगा। अब होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का। कौन सी शर्करा का, स्टार्च का। किस में होगा, माल्टोज में।
शर्करा क्या होती है? पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है अभी बताता हूँ इसके बारे में। माल्टोज जो अपने पास में होती है डाइसेकेराइड। फिर से एक बार सुन लीजिए कि क्या होता है कि भोजन को पीसना और लार मिलाई जाती है किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर। मुख से ही क्या होता है? भोजन का प्रारंभ होता है। किसका? पाचन प्रारंभ होता है। और कितना होता है? आंशिक पाचन होता है। कितने प्रतिशत? 30% होता है। किसका है? कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का। कौन से शर्करा का? स्टार्च का। स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। स्टार्च जो होता है अपने पास में पॉलीसेकेराइड होता है, और ये क्या होती है? माल्टोज क्या होता है अपने पास में? डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 प्रकार में होता है, देखो विभाजित। एक तो मोनो में, एक डाई में, और एक होता है पॉली में। मोनो में जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1। डाई में कितनी होती है? 2। और पॉली में क्या होती है? 3 या 3 से ज़्यादा। तो देखो इसमें होता क्या है, जो अपने पास में स्टार्च है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड, यानी इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 या 3 से ज़्यादा होगी। अब ये टूटता किसमें? माल्टोज में, डाइसेकेराइड में। यानी 3, एक मान लेते हैं 3 से किस में गया? 2 में। यानी क्या हुआ? अब गठन तो हुआ है, पाचन तो हुआ है, लेकिन 3 से 2 में गया है। 2 से 1 में जाता तो उसको क्या कहते हैं अपन? पूर्ण पाचन। तो क्या होता है? आंशिक पाचन। होता किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले पचित होने वाला जो आपके पास में पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। और किस में होता है? मुख में होता है, 30%। ये तो हो गई आपके पास मुख गुहा की बात। अब मुख गुहा के भी कुछ भाग होते हैं जिनकी अपन चर्चा करते हैं। जो सहायक भाग होता है मुख गुहा में, अगर उसका पहला देखें तो अपन होती है जीभ। जीवा यानी टंग। जीभ क्या होती है? मांसपेशियों से एक बना अंग होता है। मांसपेशियों से बना अंग होता है। और अगर इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, लगभग कितनी होती है अपने पास में? 10 सेंटीमीटर लंबी। लगभग इतनी होती है अपने पास में इसकी लंबाई अपने पास में जीवा की। मांसपेशियों से बना अंग होता है, ठीक है। और इसके नीचे जो जॉइंट होता है इसको बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम बोलते हैं। जो आपके मुख के नीचे होगा ना ये जो जॉइंट, उसको बोलेंगे जीवा फ्रेनुलम। इसे जॉइंट होता है। अब जीवा का कार्य क्या होता है? कार्य सिंपल देखो क्या होता है? बोलने में सहायक, बोलने में सहायक होगी। भोजन का जो मिक्सर होता है, मिक्सिंग करने के लिए मिक्सर का कार्य करती है। यानी भोजन जो मिक्स करना होता है उसका कार्य करती है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट इसका कार्य है स्वाद का अनुभव कराना। स्वाद का अनुभव, यानी अपन भोजन में क्या खा रहे हैं उसके स्वाद का अनुभव कौन कराती है? अपने को जीवा कराती है। इस स्वाद का अनुभव कराने के लिए इसके पास में क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है। स्वाद कलिकाएं होती है किस पर? जीभ पर। किसके लिए? स्वाद के अनुभव के लिए। इसमें क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है। लगभग कितनी मात्रा में होती है? 8000 से 10,000 तक। 10,000 तक। और अपने पास में जो स्वाद कलिकाएं हैं ये ज़्यादा उत्तेजित किस में होती है? महिलाओं में। किसकी अपेक्षा? पुरुषों की अपेक्षा। महिलाओं में ये ज़्यादा उत्तेजित होती है। किसकी अपेक्षा? पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, फिर से रिवाइज करता हूँ। जीभ को आपके मांसपेशियों से बना अंग होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कार्य इसका क्या होता है? बोलने में सहायक होता है, जो भोजन के मिक्सिंग का कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या करता है? अपने को स्वाद का अनुभव कराता है, जिसके लिए क्या होती है? इसके अंदर स्वाद कलिकाएं होती है। लगभग मात्रा 8 से 10,000 तक। और महिलाओं में ये क्या होती है? ज़्यादा उत्तेजित होती है। किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार बोर्ड के लिए साइड हो जाता हूँ, उसके बाद आगे की इसकी चर्चा करते हैं अपन। अब देखिए जीभ में क्या स्वाद कलिकाएं जो होती है, स्वाद का अनुभव किस स्थान पर कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे एक मनुष्य की मैंने ऐसे जीभ बनाने का प्रयास किया है। अब जीभ का जो अग्रभाग होता है उसकी जो स्वाद कलिकाएं किसका अनुभव कराती है? मीठे का। उसके जस्ट पीछे जो होता है किसका अनुभव होता है? अपने को नमकीन का। इन दोनों किनारों पर कैसा अनुभव होगा? अपने को खट्टेपन का। और जीभ के पिछली तरफ एकदम जो अनुभव होगा अपने पास में कौन सा होगा? कड़वेपन का अनुभव होता है। आगे मीठे, उसके पीछे नमकीन, दोनों तरफ में खट्टे, और सबसे पीछे किसके? कड़वेपन का अपने को एहसास होता है। और ये जो जीभ की स्वाद कलिकाएं होती है वो मस्तिष्क के कौन से भाग से जुड़ती है? अनुमस्तिष्क से जाकर के जुड़ती है। ये देख लीजिए आप एक बार। अब जीभ के बाद मुख गुहा के दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। अपने पास में होते हैं दांत, टीथ। दांत का जो अध्ययन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। इसके अध्ययन को अपन बोलते हैं ओडोंटोलॉजी।
और जो इसका विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं अपन डेंटिस्ट। इसका जो विशेषज्ञ होगा उसे बोलेंगे डेंटिस्ट। अब देखिए क्या होता है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी विशेषताएं देखिए क्या होती है। एक होती है द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक अस्थायी दांत जिन्हें दूधिया दांत कहते हैं या प्राथमिक दांत कहते हैं, और एक होते हैं स्थायी दांत या फिर द्वितीयक दांत। तो इसलिए क्या होती है, इनकी एक विशेषता क्या होती है दांतों की, ये क्या होते हैं द्विबारदंती। सेकंड अपने पास में होते हैं विषम दंती। इसका मतलब ये है कि जो दांतों के जो प्रकार होते हैं वो विषम होते हैं, यानी और अलग अलग होते हैं। सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं विषम दंती। तीसरी अपने दांतों की जो विशेषता होती है वो होती है गर्त दंती, यानी मसूड़ों की हड्डी में क्या होते हैं फिक्स यानी लगे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं दांत को गर्त दंती। द्विबार दंती, विषम दंती और गर्त दंती, ये अपने दांतों की क्या होती है विशेषताएं होती है। अगर दांत के प्रकारों की बात करूँ, दांत के अगर प्रकार की अगर अपन बात करें तो देखिए क्या होते हैं। पहला अपने पास में कृंतक यानी इंसिजर, दूसरा होता है रदनक कैनाइन, तीसरा अपने पास में होगा अग्रचवर्णक प्रीमोलर, फोर्थ नंबर पे अपने पास में चवर्णक यानी मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला कृंतक यानी इंसिजर, दूसरा रत्नक यानी कैनाइन, फिर अग्रचवर्णक प्रीमोलर, फिर क्या होते हैं चवर्णक। ये जो कृंतक वाले दांत होते हैं भोजन को काटने में कार्य होते हैं, भोजन को काटने या कुतरने में। रत्नक वाले जो दांत होते हैं भोजन को चीरने में फाड़ने में। भोजन को चीरने फाड़ने में कौन से उपयोगी होते हैं अपने रत्नक वाले दांत। अग्रचवर्णक जो होते हैं वो क्या करते हैं भोजन चबाने में सहायक होते हैं, चबाने में। और जो चूर्णक होते हैं वो भी किस में होते हैं चबाने में सहायक होते हैं, और साथ ही भोजन को पीसने में क्या करते हैं ये सहायता करते हैं। तो ये तो हो गई अपने विषम दंती के दांतों के प्रकार। फिर से रिवाइज करता हूँ आपके लिए। अध्ययन को क्या बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, विशेषज्ञ होता है डेंटिस्ट। विशेषता क्या होती है अपने दांतों की द्विबार दंती, यानी अपने मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक तो अस्थायी जिन्हें क्या बोलते हैं दूधिया दांत, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। विषम दंती अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रकार कौन कौन से कृंतक, इंसिजर, रत्नक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक यानी मोलर। उसके बाद में होते हैं गर्त दंती, यानी मसूड़ों की हड्डी में ये क्या होते हैं फिक्स होते हैं। तो ये हो गई विशेषता और ये हो गई दांतों के प्रकार। और वो चौप देखते हैं, ये तो हो गए दांतों के प्रकार की बात। हम इस डायग्राम से कुछ समझते हैं, देखो दांतों के प्रकार या दांतों के सांचे के बारे में। अब जैसे एक नीचे का जबड़ा है अपने पास में, इसको मैंने 2 भागों में से डिवाइड किया। अब इधर के दांत देखते हैं, ये दिख रहे होंगे 1 2, ये 2 दांत आपके पास में हो गए कृंतक, आई मतलब इंसिजर। उसके बाद में जो एक ही तीखा दांत रत्नक यानी कैनाइन, उसके बाद में ये 2 दांत 1 2 अग्रचवर्णक यानी पीएम यानी प्रीमोलर। उसके बाद के ये 3 दांत 1 2 3 चवर्णक यानी मोलर। अब इनसे क्या होता है एक दंत सूत्र उत्पन्न होता है। किस प्रकार देखते हैं, अगर मैं दंत सूत्र लिखूं तो देखिए किस प्रकार होगा अपने पास में ICPM M, ICPM M इंटू 2। ये देखिए फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे कि मैंने इस तरफ देखें, ये आपके पास में निचले जबड़े का एक भाग, तो ये एक भाग हो गया, और उसी की तरह ऊपर वाला जबड़ा उसका एक भाग, जैसे ये निचला जबड़ा उसका आधा भाग किया, ऊपर वाले जबड़े का भी आधा भाग किया, और एक ये और एक ये, तो इंटू 2 ये हुआ। अब आई यानी इंसिजर दांत कितने 2, सी यानी कैनाइन कितना 1, पीएम यानी प्रीमोलर अग्रचवर्णक कितने 2, उसके बाद में मोलर कितने 3, यानी 2 1 2 3। नीचे भी ऊपर वाले जबड़े में भी एक तरफ कितने होंगे 2 1 2 3 इंटू 2, क्योंकि एक तरफ ये दूसरी तरफ ये। अब इनका सम कितना होगा 8, ऊपर भी 8, सॉरी नीचे भी 8 और ऊपर भी 8, एक तरफ 8 इंटू 2, यानी टोटल नीचे मिलाकर कितने हुए 16, और नीचे भी ऊपर भी कितने हुए 16 और 16 कितने हो गए 32 दांत।
तो इस प्रकार एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32। फिर से देख लीजिए, ICPM अपॉन में ICPM, ये ICPM एक तरफ नीचे वाले जबड़े का एक भाग इंटू 2 कर दिया तो दोनों तरफ हो गया। अब ये ऊपर वाले का ICPM M इंटू 2, ऊपर वाले जबड़े का एक भाग इंटू 2 करके ये हो गया दूसरा भाग। इनकी संरचना 2, 1, फिर 2 और 3, ऊपर वाले में भी सेम इंटू 2, ऊपर 8 नीचे 8, 16 16 16 16 कितने हो गए? 32। तो एक स्वस्थ मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32। अब एक बात करते हैं, इससे एक फॉर्मूला और अपन करते हैं। देखिए, अगर मैं बच्चों का बात करूं, बच्चों का दंत सूत्र, उसमें क्या होगा कि अपने पास में क्या होता है 2 1 0 2, 2 1 0 2, यानी उनमें इंसिजर कितने हुए? 2, कैनाइन कितना? 1, प्री मोलर कितना? 0 और मोलर कितना? 2, इंटू 2 हो गए। ऊपर का सम कितना? 5, नीचे भी 5, इधर पोर्शन में 5, यानी डबल कितने हो जाएंगे? 10। नीचे वाले जबड़े में 5 × 10, ऊपर वाले जबड़े में कितने हुए? 10। 10 और 10 कितने हो गए अपने पास में? 20। यानी बच्चों में दांत कितने उपस्थित होते हैं? 20। और एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में दांत कितने होते हैं अपने पास में? 32। तो ये अपने पास में क्या हो गया इसका दंत सूत्र। इंपॉर्टेंट अपने पास में एक वयस्क व्यक्ति का ये दंत सूत्र अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको देख लीजिए, डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं एक बार बोर्ड से साइड हट जाता हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब देखते हैं मुख गुहा के तीसरे भाग को। पहला भाग अपन ने क्या पढ़ा? जीभ। दूसरा पढ़ लिया दांत। अब तीसरा अपन भाग देखते हैं। छोटा सा भाग और होता है मुख गुहा का अपने पास में, होठ, लिप्स। अब ये देखिए, ये होठ क्या कार्य करते हैं? भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक। और होठ एक ऐसा अंग होता है अपने जो तेलीय नहीं होता। ऐसा अंग है ये जो तेलीय नहीं होता, मतलब ऑयली नहीं होता, तेलीय नहीं होता। कौन? होठ। और क्या होता है? भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। इसका एक मेनली और काम होता है कि भोजन को मुख से बाहर जाने के लिए रोकता है, कि तरल जो भी अपने पास में भोजन होता है, कि तरल भोजन को भी मुख से बाहर जाने से रोकता है। तो ये होते हैं आपके पास में होठ के कार्य। एक ऐसा अंग होता है जो तेलीय नहीं होता, ये क्या करता है? भोजन को पकड़ने में सहायता करता है, और उसी के साथ जो तरल भोजन होता है उसको मुख से बाहर जाने के लिए क्या करता है? रोकता है। तो ये तो हुआ मुख गुहा और इसके 3 भागों की बात। अब अपन चलते हैं आहार नाल के दूसरे भाग की तरफ। अपना आहार नाल का जो दूसरा भाग था वो है अपने पास में ग्रसनी यानी फेरिंग्स। अब ग्रसनी देखो क्या होती है कि अपने मुख गुहा, जीवा और तालू के पीछे एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना होती है। मुख गुहा में जीवा व तालू के पीछे एक छोटी कुपीनुमा संरचना होती है। ये सेकंड पार्ट होता है अपने पास में। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में, तो उसके बाद कहाँ से जाता है? ग्रसनी में से जाता है। कुपीनुमा संरचना होती है छोटी सी, डायग्राम में जैसे आपको मैंने इंडिकेट किया था। अब इसके भाग होते हैं। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है अपने पास में 3 भाग, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, और थर्ड अपने पास में होती है कंठ ग्रसनी। ये तो हो गए अपने पास में ग्रसनी के भाग। अगर ग्रसनी के कार्य की अगर बात करूं तो ग्रसनी का अगर कार्य होता है मेनली, ये सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? ये सुनिश्चित करती है कि भोजन ग्रासनाल में प्रवेश करे, भोजन ग्रासनाल में प्रवेश करे, और जो अपने पास में श्वास होती है वो श्वास नाल में प्रवेश करे। मेनली क्या होता है कि ग्रसनी का रोल क्या होता है, ये सुनिश्चित करती है कि जो भोजन होता है वो कहाँ जाए? ग्रासनाल में, और जो श्वास होती है वो कहाँ जाए? श्वासनाल में। अपने यहाँ पर आगे की तरफ श्वासनाल होती है और उसके जस्ट पीछे कौन सी होती है? ग्रासनाल। भोजन जाता है ग्रासनाल में और अपने पास में जो श्वास होती है वो कहाँ जाती है? श्वासनाल में। तो ये सुनिश्चित करती है कौन? अपने पास में ग्रसनी।
तो ये हो गया इसके पास में जीवा कि रिवाइज करता हूँ आपके लिए। मुख गुहा में जीवा के पीछे एक छोटी गुफीनुमा संरचना होती है। इसके भाग कौन कौन से? मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। और इसका कार्य क्या होता है? ये सुनिश्चित करती है कि भोजन कहाँ जाए? ग्रासनाल में, और श्वास कहाँ जाए? श्वासनाल में। आगे की तरफ तो होती है श्वासनाल और पीछे की तरफ अपने पास में क्या होती है? ग्रासनाल। तो एक आप इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे भी, फिर इसके मैं आगे चलता हूँ। अब पाचन तंत्र के तीसरे भाग की चर्चा करते हैं। ग्रासनाल, इसोफेगस। पहला भाग क्या था? मुख गुहा। दूसरा भाग अपने पास में था ग्रसनी, और थर्ड भाग अपने पास में क्या होगा? ग्रासनाल, इसोफेगस। ये क्या होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई की, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। एक पाइप नुमा संरचना होती है ये ग्रासनाल। पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में क्या होती है? ग्रासनाल। लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर की। ये क्या करती है? ये मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, चबाया जाता है, लार मिक्सिंग होती है, ग्रसनी से होता हुआ काम पहुंचता है ग्रासनाल में। और ग्रासनाल एक पाइप नुमा संरचना होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की, जो क्या करती है? सारे भोजन को कहाँ भेजती है? आमाशय के अंदर। और अब ग्रासनाल के ऊपर एक प्लेट नुमा संरचना होती है। प्लेट नुमा संरचना होती है। इस प्लेट नुमा संरचना को बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, जिसे घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। ये ढक्कन ये सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वासनाल में प्रवेश ना करे। ग्रासनाल के ऊपर एक प्लेटनुमा संरचना होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन या फिर एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो भोजन है श्वासनाल में प्रवेश ना कर जाए। तो ये तो आज आपने बात हो गई पाचन तंत्र के 3 टॉपिक्स के बारे में, 3 भाग के बारे में। अब आगे के भाग की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि अगर जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अब आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।